हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो ये केवीएस इंटरव्यू सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं केवीएस एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ उन टिप्स और गाइडलाइंस को बताएंगे जिनसे आप छोटी छोटी चीज़ों को यदि वहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आप अपने मार्क्स इन्हेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले मैं बता दूं कि लगातार हमारी 2-3 सीरीज़ चल रही हैं इस केवीएस इंटरव्यू को लेकर के, और वो बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। यूट्यूब पर सारी अवेलेबल हैं। डेमो क्लास भी मैं लगातार ला रहा हूं। आप देख रहे हैं 1 से 2 वीडियो पर डे ही अपलोड हो रही हैं, प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो सारे मैं डिस्कस करता हूँ एक वीडियो पे। और एक हमारी सीरीज़ चल रही है जहाँ पर मैं केवीएस के जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ। हालांकि आपके पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश और इनके इंटरव्यू शेयर करवाइए, बट एक चीज़ हमें भी ध्यान रखनी होगी। वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ स्कूल के टीचर से, बाकी उनके पास टाइम है या नहीं है वो तो उन्हीं को तय करना है ना। तो जैसे ही जो भी टीचर वहाँ पर तैयार होता है कि हाँ उन्हें टाइम है और वो चाहते हैं देना इंटरव्यू, तो क्योंकि हम फोर्स नहीं कर सकते ना किसी को, जो जिनको हम कहते हैं और वो आ जाते हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों का ही बेनिफिट है उसमें। तो आगे चल के 1-2 टीचर का ज़रूर इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम शेयर करवाएंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न ये था कि आपकी ब्लैक बोर्ड में राइटिंग सही नहीं है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप केवीएस इंटरव्यू पे डेमो टीचिंग के दौरान। तो एक चीज़ मैं बता दूं, तीनों अलग अलग मैटर करती हैं, प्राइमरी, टीजीटी, सेकेंड और जो पीजीटी हैं। प्राइमरी और टीजीटी में एक तो लिखने का ये तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, पिक्चर्स को यूज़ करना है वहाँ पर, और कम से कम वहाँ पर राइटिंग वर्क करना होता है। आप प्राइमरी की, मेरा भी कोई टॉपिक आप देखेंगे डेमो टीचिंग का, तो मैंने कम ही लिखा है और पिक्चर्स का यूज़ किया है। और आप कभी भी आप बोर्ड पर देखेंगे कहीं पर पिक्चर्स और लिखा हुआ दोनों चीज़ हम देखते हैं तो लुक एक बहुत अच्छा आता है वहाँ पर, और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है जब पिक्चर्स के साथ हम पढ़ाते हैं। उसमें पिक्चर्स भी बनाते हैं, आर्ट वर्क जो हम करते हैं बोर्ड पर। तो मेन आप ये ध्यान रखिए, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको ये नहीं है कि आपको बोर्ड ही भरना है पूरा कि उसमें अलग ही राइटिंग दिखेगी। आपको वर्ड्स लिखने हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस लिखने हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब प्राइमरी को हम पढ़ा रहे होते हैं, आप पीआरटी का डेमो टीचिंग देंगे, तब आप लेटर्स ना उसके बड़े बनाएंगे, जो फॉन्ट साइज़ होगा वो बड़ा रहेगा। क्योंकि आप यदि छोटे आपने बनाए, हो सकता है आपको प्रैक्टिस नहीं है, और क्योंकि जनरली कॉपी पेन में पेन कॉपी से हम करते हैं प्रैक्टिस घर पे, लेकिन जो बोर्ड में लिखते हैं, मुझे भी पहली बार क्या हो रहा था, अलग सा लग रहा था, तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी। आप भी क्या है कि एक फोल्डिंग बोर्ड आता है घर पे लगा करके डबल साइडेड टेप से, और मार्कर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए डेमो टीचिंग की। बड़े बड़े फ़ॉन्ट बनाइए, उसकी वहाँ पर आपकी 2-4-10 दिन में आपकी हैबिट बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना। तो ये आप कर लीजिए, फ़ॉन्ट आप वहाँ पर बड़े रखेंगे, पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, और जब सेकेंडरी वाले टॉपिक हैं तो उसमें आप डायग्राम से भी बनाएंगे, और इस तरह से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसकी चिंता मत करिए, राइटिंग सही नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी राइटिंग सही, और आपको इतनी तो आ ही जाएगी कि सामने वाला समझ ले, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू जो है सेम स्टेट में मिलता है या दूसरे स्टेट में मिलता है। तो बात करें, मेरा इंटरव्यू 2019 में हुआ था। उसके पहले जो इंटरव्यू हुए थे कैंडिडेट्स कम रहते थे। स्पेशल नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी अलग से निकला करती थी कि ऑल इंडिया की नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए। तब इंटरव्यू वेन्यू जो है अलग अलग रखे जाते थे। कई बार हमारे यहाँ नॉर्थ रीजन का बंदा भी साउथ में जा रहा है इंटरव्यू देने। अब लेकिन ऐसा नहीं है, आपको होम स्टेट ही मिलेगा, और लगभग 20 दिन मिल जाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट का यदि माने तो इस जो महीने के लास्ट तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने में कम से कम इंटरव्यू की जो है आपकी डेट आ जाएगी, इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, 20 दिन का समय देंगे, 20 दिन का कम से कम समय मिलता ही मिलता है, ताकि थोड़े बहुत तो दूर रहता ही है इंटरव्यू वेन्यू, ताकि इंटरव्यूअर साथ साथ में जो हम हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोनों ही टिकट करा लें अपनी, ताकि हम आसानी से वहाँ पहुँच पाएँ, पहले से हम टिकट करवा लें। तो इसकी टेंशन नहीं लीजिए, 20 दिन ही मिलेंगे आपको। इसीलिए मैं अभी आपको जिसके 125 प्लस मार्क्स है, 130 प्लस मार्क्स है, बिंदास आप तैयारी करिए,
और होप रखिए बहुत अच्छे वहाँ पर इंटरव्यू में करने का, ठीक है। और इंटरव्यू जब आएगी इंटरव्यू, और जिसके मान लीजिए मार्क्स कट ऑफ के आसपास है, मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, गैसिंग हमने लगाई है 120 से 130 की, और वो लॉजिक के थ्रू लगाई, अब पता नहीं कितना जाता है, लेकिन जिसके भी कट ऑफ के आसपास मार्क्स रहेंगे, 125 मान लो कट ऑफ गई, 126 जिसके मार्क्स है, फिर उसको बहुत हाई लेवल एकदम तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, क्योंकि उसे क्या है, उसका रिटन का फ़ायदा नहीं मिलेगा इंटरव्यू में। और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स है, 10-15 नंबर ज़्यादा हैं रिटन एग्ज़ाम से, तो उसको तो बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलने वाला है KVS के इंटरव्यू में, क्योंकि आपको पता है 70-30 का रेशियो है, लगभग 2 नंबर का, यदि यहाँ पर 1 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो 2 नंबर का फ़ायदा वहाँ मिलने वाला है KVS इंटरव्यू में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसके थोड़े से 130 है, 125 है, थोड़ी सी अभी से इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि वहाँ पर आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे दें। कम से कम अपनी तरफ से ये ना रहे कि हमने अपना 100% नहीं दिया, तैयारी में कोई कमी रख दी, है ना। जब आपने KVS की एग्ज़ाम में इतनी सारी तैयारी करी, तो इंटरव्यू के लिए भी ये बनता है आपका कि आप तैयारी करें। आगे देखते हैं, तो होम स्टेट में होगा आपका इंटरव्यू, इसकी कोई दिक्कत नहीं लीजिए। डेसिमल पर वीडियो बनाएं, और जो अदर मैथ के टॉपिक्स हैं, टाइम देखना, वंस और टेंस कैसे पढ़ाएंगे, तो इसकी भी टेंशन नहीं लीजिए। लगातार मैं टॉपिक ला रहा हूँ मैथ के, मैंने प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन और फोटोसिंथेसिस हो गया टॉपिक अपना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है, मैथ के काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं, EVS का भी ले रखा है। स्पेशली मैं मैथ्स के टॉपिक कराता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी देखे, हिंदी इंग्लिश के काफ़ी सारे मुझे पोएम स्टोरी के टॉपिक मिले थे। उनमें एक चीज़ का बस आप याद रखना कि एक तरीका सीख लेना है स्टोरी और पोएम पढ़ाने का, कि पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे किसी पोएम, जैसे मान लीजिए बारिश से संबंधित है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाइए। इंट्रोडक्शन बनाते टाइम थोड़े थोड़े से पिक्चर्स भी बनाते रहिए बोर्ड पर, ताकि इंट्रो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप पोएम तो एक जैसे ही सबको ही पढ़ाएंगे, हाव भाव के साथ जो भी है, तो कोशिश करना कि इंट्रो जो है बहुत अच्छा हो आपका, इंट्रोडक्शन वही इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पर। तो स्टोरी और पोएम का एक तरीका बस सीख लेना है। बाकी क्या है, मैथ के टॉपिक थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से स्टोरी सीखनी पड़ती हैं, कैसे हमें स्टार्ट देनी है किसी मैथ के टॉपिक में, वो और अच्छे से आपको आइडिया लगेगा जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे डेमो क्लासेस की। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे टॉपिक जितने मेरे से हो पाएंगे मैं सारे कवर कर ही रहा हूँ अपनी वीडियोस पे। आगे आपका क्वेश्चन है कि अच्छा, ये मेरे बारे में है कि मैं प्रेजेंटली होम स्टेट में हूँ या अदर स्टेट में हूँ। तो मैंने बताया मैं बेसिकली रहने वाला पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ, और करंट में जो पोस्टेड हूँ मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश में हूँ। घर की दूरी 200 किलोमीटर है, तो दूर नहीं मान सकते। यदि केंद्रीय विद्यालय में आप घर से 200-300 किलोमीटर की दूर है, तो इसे आप दूरी नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा, इतना पास ही मानेंगे, घर के पास ही है मेरा जो ज्वाइनिंग है, पोस्टिंग है। आगे नोट्स मैंने इंटरव्यू के लिए नोट्स कैसे बनाए थे। नोट्स ज़्यादा बनाने से बेहतर है कि आप जो है कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। मेन चीज़ है, नोट्स बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट नहीं करना है, शॉर्टकट में बनाना है। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं, जो रिटन के लिए डिटेल में नोट्स बनाते हैं, यहाँ पर जैसे आप इंट्रो का अपना बनाइए एक अच्छा नोट्स, इंट्रो 1 पेज में बनाइए अपना इंट्रोडक्शन, और सेलेक्टिव वर्ड से रखिए, थोड़े थोड़े से अच्छे वर्ड जो स्पेशल आपके इंट्रोडक्शन को बनाएं, वो चीज़ रखें। जो आप डेमो टीचिंग के हैं टॉपिक्स लिखिए, और इंट्रो थोड़ा सा लिखिए अच्छे से हेडिंग के साथ, और पिक्चर्स भी बना लीजिए वहीं पे जहाँ पर आप डेमो टीचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डेमो टीचिंग के आपके टॉपिक बनते जाएंगे, प्लस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, KV क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमाइज आंसर होंगे ना इनके। मान लीजिए मैंने मान लो बोल दिया कोई किसी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और सारे सुन रहे हैं आप लोग, मान लीजिए बहुत अच्छा रिव्यू भी आ रहा है, 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं, और उन लोगों ने मान लीजिए सेम उत्तर दे रहे हैं, तो फिर वो नहीं जमेगा ना। मैं तो जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कैसे आप आंसर को थोड़ा स्पेशल बना सकते हैं, और अपना भी उसमें कंटेंट जो है ऐड करना है। आगे है कि बोर्ड मेंबर्स को एज स्टूडेंट बुला सकते हैं क्या। बोर्ड मेंबर्स की तरफ नहीं है, बोर्ड मेंबर्स की तरफ आपकी नज़रें रहनी चाहिए जब आपकी डेमो टीचिंग कर रहे हों, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा साइड में देखना है बच्चों को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि जब आप बच्चों की तरह बोर्ड मेंबर्स को बुलाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान, तो वहाँ पर वो क्या है, रिप्लाई नहीं देते हैं, नहीं देंगे वो रिप्लाई। आप कहोगे कि बच्चों आपने कौन कौन सी स्टोरीज़ पढ़ी हैं अभी तक, बारिश से रिलेटेड क्या क्या आपने
जब बारिश होती है तो क्या क्या हमारे घरों में होता है, हम क्या क्या करते हैं। तो हम बच्चों से पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं देंगे, तो खुद ही एज्यूम करना होता है जवाब। यही तो चैलेंजिंग और बढ़ जाता है कि वहाँ बच्चे भी नहीं हैं, हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें करना तो है ही। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो ही वहाँ पर परफेक्शन आ पाएगी। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में जो स्टोरीज़ हैं वही यूज़ करना है क्या खुद से। हाँ, एक चीज़, जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, आपने 4th 5th एनसीईआरटी देखिए 1 to 5th की, कोई भी टॉपिक आप पेरीमीटर देखिए, वो डायरेक्ट कोई फार्मूला तो एक तो होता ही नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ रिलेटेड है उससे, कि स्टोरीज़ दी हैं, एक्टिविटीज़ दी हैं, तो हाँ आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, स्टोरीज दी हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं स्टोरीज़ का। उसमें थोड़ा बहुत, एक तो क्या है, आपको याद नहीं रहेगी ना किस टॉपिक के लिए कौन सी स्टोरी, तो बस आप स्टोरी क्रिएट करना थोड़ा सा सीख लीजिए। आप मैथ की मेरी वीडियो देखी डेमो की, आपको खुद ही सीखना आ जाएगा कि किसी टॉपिक को आप खुद से कैसे स्टोरी बना सकते हैं। आपने यदि 2 4 10 वीडियो देख ली तो आप यकीन मानिए आप खुद भी, आप इसमें परफेक्शन हो जाएगी आपकी, कि कोई भी टॉपिक मैथ का है, स्टोरी खुद से कैसे क्रिएट करनी है, कोई चीज़ एक्टिविटी कैसे बनानी है उस टॉपिक के लिए, है ना। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं अपनी इंटरव्यू वाली डेमो क्लासेस में। डेली वीडियो डेली तो मैं ला ही रहा हूँ वीडियो, आपने ये कहा है। कमेंट, एक्चुअली मैंने आपके कमेंट एक कॉपी में लिख रखे हैं ताकि कोई भी मिस नहीं हो, आप मैं लगातार पढ़ता जाऊँगा आपसे। डेमो के लिए कितना टाइम देते हैं? पूरा इंटरव्यू आपका 7-8 मिनट से लेके 12 से 15 मिनट तक चलता है। 15 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि वहाँ एक इंटरव्यू पैनल के लिए 20 से 25 स्टूडेंट होते हैं। 15-15 मिनट देंगे तो पूरा दिन इसी में हो जाता है। शुरुआत में ज़्यादा, जब शुरुआती, मान लीजिए आपका, ये भी आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कब है। स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम वो देते हैं, बीच के टाइम जो है थोड़ा सा कम देते हैं, लास्ट में वो बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन हाँ, डेमो टीचिंग आपसे करवाएंगे ही, इसलिए डेमो टीचिंग बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है जब आप डेमो टीचिंग वहाँ पर करते हैं। तो कितना भी आपको टाइम मिले, उसी लिमिटेड टाइम में आपको अपना बेस्ट देना है और एकदम वहाँ पर अपना झंडे गाड़ करके आना है कि जब आप पढ़ाएंगे तो सामने वाला भी मजबूर हो जाए नंबर देने पे। आप तो ऐसा मान लीजिए। हाँ, एक कमेंट ये आ रहा था कि मार्क्स जो होते हैं उन्हें पता होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जब आप इंटरव्यू देते हैं उनके पास लिस्ट होती है, मार्क्स लिस्ट, मार्क्स देने की, बट आपको दिखेंगे नहीं मार्क्स, क्योंकि जब आप निकल रहे होंगे तभी वो मार्क्स देंगे आपके। ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू चल रहा है तभी वो मार्क्स वहाँ पर फिल कर दें, हमें दिख भी जाए कि हाँ हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली। और किसी के केस में हो जाए तो अलग बात है, बाकी हमें मार्क्स वो देखने को नहीं मिलते हैं। वो जब हम निकलते हैं गेट से बाहर तभी वो डिस्कस करके, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाँ कि ये कैसा पढ़ा रहा था आपके अकॉर्डिंग, तो वो मार्क्स वैसे आपको प्रोड्यूस करते हैं। आगे है एनसीईआरटी के कितने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब यदि इस हिसाब से आप मानेंगे तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बट आप स्टोरीज़ और जो पोएम हैं 4 आप कम से कम डेमो टीचिंग तैयार कर लीजिए, स्टोरीज़ और पोएम की, और 1-2 पोएम तो ऐसी याद ही कर लीजिए, मान लीजिए वहाँ पढ़ाने को बोल दिया गया। और एक और चीज़, यदि पोएम पूरी है आपकी, मान लीजिए 15-16 लाइन की है पोएम, 16 लाइन्स की है, आपको वहाँ पूरी नहीं पढ़ानी पड़ती, आप वहाँ पर 6 लाइन ले लीजिए, 6 लाइन की पोएम वहाँ पर सुनाइए आप, जो है पूरे रिदम के साथ, अपने एक्शन के साथ, उसी बेस पे आप वहाँ पर जो वर्ड मीनिंग लिखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पुटअप करिए। पूरी याद ही नहीं करनी है आपको पोएम, कोई दिक्कत नहीं है। आप कई बार क्या है कि आप कहते हैं कि वहाँ भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ एक नर्वसनेस भी रहेगी। सोचिए आपने 2-3 पोएम तैयार करके गए 16 लाइन्स की, और भूल जाएंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आप 6 लाइन की याद करके जाइए और 6 लाइन ही वहाँ पर अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, जैसे पढ़ाते हैं डेमो टीचिंग में, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आगे, आपने होम ट्यूशन पढ़ाया है, आप होम ट्यूशन को कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, आपने मान लीजिए बता दिया कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं है और आपने होम ट्यूशन पढ़ाया है, और इसके बदले में उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा टीचिंग और होम ट्यूशन की आप क्या एक ही तरह से देख रहे हैं? टीचिंग और होम ट्यूशन तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, अलग अलग पूरा रूल सब नेचर पूरा रहता है होम ट्यूशन का और टीचिंग का। तो आप दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो? आप एक कैसे मान सकते हो कि होम टीचिंग और होम ट्यूशन और टीचिंग एक ही है? अब आप कैसे जवाब देंगे इस चीज़ का कि आपने टीचिंग नहीं करी, एक्सपीरियंस में आप होम ट्यूशन बता रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि सर हाँ मैं खुद भी ये बिलीव करता हूँ, मानता हूँ
एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि करेंटली मेरी रनिंग में पढ़ाई चल रही थी, डिप्लोमा आपने किया है टीचिंग का जो भी है। और होम ट्यूशन से सर एक चीज़ सर मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई है कि मेरा जो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में मैं जाना चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट डबल हो चुका है होम ट्यूशन से। जिस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनका इंटरेक्शन, मैंने जो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन वहाँ पर होता है सर पढ़ाई में, वो चीज़ मैंने अच्छे से सीखी है। और बाकी चीज़ जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगा या आऊँगी तो मैं बाकी चीज़ें सीख लूँगी सर और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं कि होम ट्यूशन को आप टीचिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इतने ही आपके क्वेश्चन थे, और भी जो भी क्वेश्चन है आप, मैं तो कह रहा हूँ आप किसी भी तरह का आपका डाउट है आप तो भर भर के फेंकिए आप अपने कमेंट सेक्शन में। इसीलिए बनाया गया है वो कि आप बहुत सारे अपने डाउट पूछिए। और जनरली आपका ये डाउट रहता है कि आपके 125 मार्क्स है, 115 है, कैंटरों की तैयारी करूँ, इसका देखिए टाइम जा चुका है, इसका तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने जो आप इसकी एक कट ऑफ वाली वीडियो बनाई है, उस पर काफ़ी सारे जो है मैंने लॉजिक्स लगा करके वो एक कट ऑफ गेस किया है। कट ऑफ मैंने बताया नहीं, कट ऑफ गेस किया है, क्योंकि मेरे कोई ऐसे संपर्क नहीं है केंद्रीय विद्यालय संगठन से। इवन वहाँ के किसी भी कर्मचारी को नहीं पता होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की कि क्या कट ऑफ जाएगी, है ना। वो तो उसी टाइम पे एनालिसिस करेंगे जब आप रिजल्ट आएगा, है ना। तो आप रिजल्ट का वेट करिए, और ठीक ठाक यदि मार्क्स हैं आपके 120 से 130 तक, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल करनी भी चाहिए आपको तैयारी, है ना, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स हो तो आपको तो और ज़्यादा मेहनत पड़ेगी इंटरव्यू में। अभी से कर दीजिए तैयारी। तो ये कुछ आपके सवाल थे, उनके जो मैंने जवाब देने की कोशिश करी है। आप मेरे जवाब को परफेक्ट नहीं भी मान सकते, मैंने जस्ट कोशिश करी कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप इसमें अपने एलिमेंट्स भी ऐड करिए, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, हर कोई अलग बैकग्राउंड से आता है, तो आपके आंसर में वैरायटी होना स्वाभाविक है। आप करिए, इस पर अपनी भी एलिमेंट्स जोड़ेंगे, तभी वहाँ पर आपको भी लगेगा कि हाँ ये मेरा जेन्युइन आंसर था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।